हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एड्यू बूट कैंप पर। और एक और नई वीडियो हम लेकर आए हैं। तो हम एक सीरीज़ पढ़ रहे थे बेटा, जिसके अंदर हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ रहे थे, ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट। क्लास 11th का ये एक छोटा सा चैप्टर है। नीट एस्पिरेंट्स जितने भी हैं वो यहाँ से बेनिफिट हो सकते हैं। और हमने ये सभी चीज़ें देखिए कवर की हैं अभी तक, और बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही प्रिसाइज मैनर में हमने सारी चीज़ों को कवर किया है। ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया था कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, फिर अपने ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा हमने। और ऐसे करते करते हम आगे बढ़े और हमने फेरिंग्स, लैरिंग्स जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के अंदर भी हमने इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, जो नॉर्मल ब्रीदिंग होती है वो, फोर्सफुल ब्रीदिंग, उसमें यूज़ होने वाली मसल्स, ये सभी बातें हमने की थी। फोर्सफुल एक्सहेलेशन, उसके अंदर यूज़ होने वाली मसल्स। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने की। अलग अलग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और अलग अलग रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ के बारे में भी हमने पढ़ा। अब जो हमारा अगला पार्ट है, इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा पार्ट, विच इज़ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कि भाई जो गैस अंदर आ रही है वो आ कैसे रही है, कहाँ पर हो रहा है, टिश्यूज़ के अंदर और एल्वियोलाई में जो एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, वो कहाँ रहा है। तो सबसे पहले तो हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में ये पढ़ रहे हैं कि गैसेस का एक्सचेंज होता किस में है। ठीक है, कहाँ होता है। तो दिस एक्सचेंज टेक प्लेस एट लंग्स। ठीक है, एंड डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। तो अलग अलग टिश्यूज और ऑर्गन्स में, और जो लंग्स वाला रीजन है, यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का। अच्छा, गैसेस का जो ये एक्सचेंज हो रहा है, मतलब बाहर से जो गैस आई वो टिश्यू के अंदर पहुंच रही है, टिश्यू के पास जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है वो बाहर जा रहा है। तो ये जो भी एक्सचेंज हो रहा है ये हमेशा डिफ्यूजन से होता है। एक्सचेंज ऑलवेज टेक प्लेस थ्रू डिफ्यूजन। और आपको पता है कि डिफ्यूजन जो होता है उसका मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ का उसके हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होता है उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन। होता है या नहीं। ठीक है, फिर हम जो अगला पढ़ते हैं दैट इज कि रेट ऑफ डिफ्यूजन, यानी कि चीज़ों का डिफ्यूजन होगा या नहीं होगा, ये किन बातों पर डिपेंड करता है। क्योंकि अलग अलग मेम्ब्रेन्स है, एल्वियोलाई के ऊपर भी अलग मेम्ब्रेन है। ठीक है, और किन बातों पर ये डिपेंड करता है, तो वो हम सारी चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, अलग अलग फैक्टर्स, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन, अभी फिलहाल हम वही पढ़ रहे हैं। आ गई बात समझ में। तो एक एक करके समझते हैं सर, सभी फैक्टर्स को देखते हैं, उसके बाद हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है, कैसे है। ठीक है, तो अब ध्यान से सुने, छोटा सा पार्ट है, बहुत जल्दी कवर हो जाता है। ठीक, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। क्या क्या फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहला जो हमारा फैक्टर होता है वो होता है पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट। सबसे पहला जो हमारा फैक्टर है दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट। देखो, ग्रेडियंट का मतलब होता है एक डिफरेंस जो प्रेजेंट हो, और पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट जब मैं बोलता हूं इसका मतलब है पार्शियल प्रेशर का ग्रेडियंट। अब ये पार्शियल प्रेशर क्या चीज है, तो इसको समझते हैं सर। मान लीजिए कि एक चेंबर है, इसके अंदर एक मिक्सचर ऑफ गैस भरी है, इसके अंदर ऑक्सीजन भी है, इसके अंदर नाइट्रोजन भी है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी है। और इस चेंबर का जो टोटल प्रेशर है, जो ये अपनी वॉल पे लगा रहा है हर तरफ इस तरीके से, ये टोटल प्रेशर इज P। मान लेते हैं कि ये टोटल प्रेशर है P। लेकिन इस P में से ये जो टोटल प्रेशर इसने लगाया होगा, इसमें से कुछ तो ऐसा प्रेशर होगा जो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड लगा रहा होगा, होगा या नहीं। कुछ तो ऐसा प्रेशर होगा जो सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से लग रहा होगा, कुछ तो ऐसा प्रेशर होगा जो सिर्फ नाइट्रोजन की वजह से लग रहा होगा।
मतलब क्या है कहने का कि एक मिक्सचर ऑफ गैसेस में इंडिविजुअल गैस का जो कंट्रीब्यूशन होता है, जैसे यहां पर 3 गैसेस हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इन तीनों ने मिलकर लगाया है ये प्रेशर। लेकिन इस प्रेशर में कुछ हिस्सा तो होगा ना जो सिर्फ ऑक्सीजन का होगा, कुछ हिस्सा होगा जो कार्बन डाइऑक्साइड का होगा, कुछ हिस्सा होगा जो नाइट्रोजन का होगा, है ना। जैसे मान लो पार्टी कर रहे हैं तीन दोस्त पार्टी कर रहे हैं, मान लेते 3,000 का बिल आया, तो भाई कुछ तो कंट्रीब्यूट करेंगे ना अपने अपने हिसाब से, उनकी सेविंग या उनके पास जितने पैसे होंगे उसके हिसाब से कुछ कुछ तो वो कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ऐसे ही इस टोटल प्रेशर के अंदर ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन होगा कुछ, कार्बन डाइऑक्साइड का कंट्रीब्यूशन होगा कुछ, और नाइट्रोजन का भी कुछ कंट्रीब्यूशन होगा। अरे बात समझ। तो वो जो कंट्रीब्यूशन है प्रेशर में, उसी को कहते हैं हम पार्शियल प्रेशर। तो मैं सबसे पहले तो बेटा पार्शियल प्रेशर को डिफाइन कर दे रहा हूं, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है? दिस इज द प्रेशर exerted by individual gas, exerted by individual gas in a mixture of gases। मान लो कि एक गैसेस का मिक्सचर है, तो उसके अंदर एक पर्टिकुलर किसी भी गैस का जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है वो, उसे हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो होता क्या है देखो कि पार्शियल प्रेशर को हम ऐसे स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लो ये पार्शियल प्रेशर हो गया ऑक्सीजन का, किसका हो गया? ऑक्सीजन का। फिर हमारे पास मान लेते हैं कि ये पार्शियल प्रेशर हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का, फिर ये पार्शियल प्रेशर हो गया नाइट्रोजन का। अब भाई सबके पार्शियल प्रेशर जोड़ दोगे तो टोटल प्रेशर मिल जाएगा। आ रही बात समझ? तो टोटल प्रेशर में, इस टोटल प्रेशर में कितना प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड ने लगाया, वो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है। इस टोटल प्रेशर में नाइट्रोजन ने कितना लगाया, वो नाइट्रोजन का है। टोटल प्रेशर में ऑक्सीजन का कितना कंट्रीब्यूशन है, वो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। आ गई बात समझ में? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ कि इस मिक्सचर ऑफ गैसेस में से ऑक्सीजन कितना प्रेशर लगाएगा, या कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रेशर लगाएगा, या नाइट्रोजन कितना प्रेशर लगाएगा, ये बात किस बात पर डिपेंड करेगी? ये चीज किस बात पर डिपेंड करेगी? इनके रिलेटिव अमाउंट पे, अरे इनके नंबर ऑफ मोल्स पे, कि ये है कितने। जितना ज्यादा होगा कोई गैस, उसका प्रेशर का कंट्रीब्यूशन भी उतना ज्यादा होगा भाई, सिंपल। अरे जो जितना खाएगा उतना बड़ा बिल भी पे करेगा। तो अगर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। तो बेसिकली जिस चीज को मैं पार्शियल प्रेशर कह रहा हूं वो एक्चुअल में क्या है? वो एक्चुअल में अमाउंट के बारे में बता रहा है, उसके उस गैस के कॉन्सेंट्रेशन के बारे में ही तो बता रहा है। समझ आती है ये बात? तो मैं पार्शियल प्रेशर जरूर बोल रहा हूं, पर जब मैं पार्शियल प्रेशर बोलूं तो आपको सुनाई देना चाहिए कॉन्सेंट्रेशन गैस का। गैसेस के केस में गैसेस के कॉन्सेंट्रेशन को ही रिप्रेजेंट करने का एक तरीका, बताने का एक तरीका होता है पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो अब पार्शियल प्रेशर सर पढ़ क्यों रहे? क्योंकि एक सिंपल सा रूल है बेटा डिफ्यूजन का, कि चीजें, सब्सटेंसेस अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएंगी सर। हाँ सर बिल्कुल सही है। तो भाई अगर हाई से लो की तरफ जाएंगी कॉन्सेंट्रेशन में, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, ये भी तो कॉन्सेंट्रेशन बता रहा है। इसका मतलब सर गैसेस अपने हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ ही जाएंगी। ये समझ में आती है बात? क्योंकि पार्शियल प्रेशर बोलो या कंसंट्रेशन बोलो, बात तो एक ही है ना। तो ऑल गैसेस डिफ्यूज फ्रॉम अ रीजन of their higher concentration, या ऐसे कह लो पार्शियल प्रेशर, to a region of their lower partial pressure। हर गैस अपने हायर पार्शियल प्रेशर वाले एरिया से अपने लोअर पार्शियल प्रेशर वाले एरिया की तरफ ही जाती है। ये बात आई रियली होप कि आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि पार्शियल प्रेशर कितना होगा ये गैस के अमाउंट पे डिपेंड करेगा। तो पार्शियल प्रेशर भी एक तरीके से हम कॉन्सेंट्रेशन के बारे में ही बताते हैं। पार्शियल प्रेशर के बारे में जब हम बात करते हैं, इट इज अ कॉन्सेंट्रेशन टर्म, और आगे चलकर आप केमिस्ट्री में ये बात पढ़ोगे भी, ठीक है। तो आगे चलकर केमिस्ट्री के अंदर ये बात दोबारा से आएगी भी। आई रियली होप की बात समझ आती है, ठीक है।
अब हम अगला फैक्टर पढ़ते हैं कि अगला फैक्टर कौन सा है जो ये डिसाइड कर रहा है कि कैसे गैसेस का मूवमेंट होगा। तो दैट सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। सेकेंड जो फैक्टर है वो है सॉल्युबिलिटी। किसकी सॉल्युबिलिटी, किसके अंदर सॉल्युबिलिटी? ये जो गैसेस हैं इनकी सॉल्युबिलिटी के बारे में बात हो रही है बेटा, ठीक है। और किसमें हो रही है बात सर? पानी। पानी क्यों सर? पानी में थोड़ी भेज रहे हैं, हमें तो ब्लड में भेजना है। बिल्कुल सही है, लेकिन ब्लड के अंदर बेटा प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा के अंदर 90 तो परसेंट पानी होता है ना, 90-92% तो पानी होता है, इसलिए वाटर की जरूरत है। तो पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी गैसेस की कैसी है इस पर भी डिपेंड करेगा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसा है। तो बहुत सिंपल है, ठीक है। रेट ऑफ डिफ्यूजन वैरी डायरेक्टली विद सॉल्युबिलिटी। जितना ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगा किसी गैस का, जितना ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगा किसी गैस का, उतना ही ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। अब यहां पर अगर मैं तीन मेन गैसेस जिनके बारे में मैं बात करूं तो यहां पर सॉल्युबिलिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होती है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड की, उसके बाद ऑक्सीजन की और सबसे कम नाइट्रोजन की। बाकी की जो गैसेस है वो एयर के अंदर काफी ट्रेसेस में है, तो हम उसलिए उनको काउंट नहीं कर रहे। और कार्बन डाइऑक्साइड भी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कितना बताए, तो ये 20 से 25 टाइम्स मोर सॉल्युबल है। इट इज 20 to 25 टाइम्स मोर सॉल्युबल दैन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कार्बन डाइऑक्साइड काफी ज्यादा सॉल्युबल होता है, इसलिए बहुत कम अमाउंट भी होता है तो डिफ्यूज कर जाता है, इसलिए बहुत कम अमाउंट भी होता है तो ब्लड के थ्रू इधर से उधर ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है। बाकी हम आगे चीजें पढ़ेंगे। अब और क्या बातें हैं, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस के बाद हम जो अगला पढ़ रहे हैं वो होता है हमारा थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। मान लो कि भाई सॉल्युबिलिटी भी है, पार्शियल प्रेशर भी है, सब कुछ है, लेकिन मेम्ब्रेन ही इतनी मोटी है, मान लो बहुत मोटी सी मेम्ब्रेन है, तो उस मेम्ब्रेन को क्रॉस थोड़ी ना कर पाएगी गैसेस। तो थिकनेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिफ्यूजन का रेट। मेम्ब्रेन जितनी पतली होगी डिफ्यूजन उतना जल्दी होगा। आ रही बात समझ में या नहीं? मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन जितनी पतली होगी रेट उतनी जल्दी होगा, डिफ्यूजन उतनी जल्दी होगा। आ रही बात समझ? तो हम थिकनेस के बारे में पढ़ रहे हैं, थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, ठीक है, थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। अब ये जो थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की हम बात करते हैं तो ये एग्जैक्टली कैसे करता है, तो थिकनेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अरे बात समझ में? लेकिन सर हमें क्या फायदा, हमारा तो लेकिन लंग्स पे हो रहा है, तो पहले लंग्स के बारे में बात कर लेते हैं बेटा। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन लंग्स पे, तो एट लंग्स जो एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो बना रहा है वो कौन बना रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो जरा, एट लंग्स डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड बाय, कौन बना रहा है, इट इज फॉर्म्ड बाय एल्वियोलर एपिथेलियम। एल्वियोलाई के अंदर जो एपिथेलियल सेल्स थे, स्क्वामस सेल्स होते हैं, वो बना रहा है। इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू बना रहा है, और साथ में तीसरी जो कंपोनेंट यूज हो रही है वो है एंडोथीलियम। एंडोथीलियम ब्लड वेसल्स की लाइनिंग को कहते हैं, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल्स। तो मैं एक काम करता हूं, मैं आपके लिए एक इमेज बना लेता हूं, उससे बेटर समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो जैसे मान लो कि हमारे पास यहां पर एक ये एल्वियोलाई है, सपोज दिस इज एल्वियोलाई। तो आपको पता है एल्वियोलाई के पास यहाँ पर अंदर की तरफ एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और यहाँ के जो सेल्स हैं वो स्क्वामस सेल्स हैं, ठीक है, फ्लैट सेल्स होते हैं, बिल्कुल थिन फ्लैट सेल्स, चपटे हुए सेल्स। और क्योंकि वो सेल्स चपटे हुए हैं और यही कारण है कि यहाँ पर बहुत आसानी से चीजें डिफ्यूज हो पाती हैं। दूसरी जो चीज हम यहाँ पर देख पाएंगे वो है यहाँ का ब्लड वेसल, ब्लड कैपिलरी, ठीक है।
तो ब्लड कैपिलरी देखते हैं, ये रहा। तो मान लो ये ब्लड कैपिलरी वाला पार्ट है। तो ब्लड कैपिलरी की जो लाइनिंग है इसी को हम कहते हैं एंडोथीलियम। तो ये एंडोथीलियम वाली लाइनिंग है, ठीक है। तो ये एंडोथीलियम वाली लाइनिंग है और ये हमारा सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है, एल्वियोलर लाइनिंग। और इनके बीच में कुछ टिश्यू प्रेजेंट होता है यहाँ पर ये। तो दिस इज इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू। इसके बीच में ये जो टिश्यू दिख रहा है ये वाला पार्ट। तो ये तीनों मिलकर भी 1 मिलीमीटर भी नहीं होते। ये टोटल थिकनेस, ये तीनों लेयर्स मिलाकर भी दे आर लेस देन 1 मिलीमीटर। अरे बात समझ। और यही कारण है कि यहाँ पर डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बहुत प्रॉपर बन पाती है। तो टोटल थिकनेस कंबाइंड तीनों लेयर्स को मिलाकर भी कितनी रहती है बेटा? लेस देन 1 मिलीमीटर। तो आसानी से तुम देख सकते हो, आसानी से डिफ्यूजन के लिए सभी कंडीशंस फेवरेबल है। तो ऑल द कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर डिफ्यूजन, ठीक है। तो फिर यहां पर मैं लिख रहा हूं, हेंस ऑल द कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन के लिए सभी कंडीशंस फेवरेबल है। कहां पर बेटा? एट लंग्स, लंग्स पे, लंग्स वाले एरिया में, ठीक है। तो लंग्स वाले रीजन में सभी कुछ फेवरेबल। आ गई बात समझ में? अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि अलग अलग रीजन्स में एक्चुअल में कैसे डिफरेंसेस हैं, पार्शियल प्रेशर कैसे कैसे, क्या क्या पार्शियल प्रेशर्स हैं, तो उनके बारे में हम बात कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो हम अलग अलग रीजन्स में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, देखो नाइट्रोजन क्यों नहीं काउंट कर रहे बेटा? नाइट्रोजन काउंट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि नाइट्रोजन तो वैसे भी सोल्यूबल ही नहीं है। तो अगर वो सोल्यूबल ही नहीं है तो बात ही खत्म हो जाती है फिर तो। अरे फिर तो बात ही खत्म हो जाती है, ठीक है। फिर तो बात इसलिए खत्म हो जाती है कि वो अंदर डिफ्यूज ही नहीं होगा, चाहे कितना ही पार्शियल प्रेशर क्यों ना हो, ठीक। तो सॉल्युबिलिटी की वजह से हम नाइट्रोजन को काउंट नहीं कर रहे और कोई कारण नहीं है इसका, ठीक है। तो हम बाकी की सभी चीजें एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि किस रीजन में कैसे हमारे पास पार्शियल प्रेशर है। तो सबसे पहले तो मैं यहां पर लिख रहा हूं साइट कि कौन से रीजन में क्या है। आई बात समझ में? तो जैसे यहां पर एल्वियोलाई पढ़ रहे हैं हम, ये एल्वियोलाई के अंदर कितना होगा, यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होगा, यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होगा, और यहां पर हम लिख रहे हैं कि टिश्यूज के अंदर कितना होगा। आ रही बात समझ? और इन सब के अलावा हम एक जगह और लिखेंगे, एक जगह और मेंशन करेंगे, और वो है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर कितना होगा। तो एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर बेटा जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होता है PO2, दैट इज 159 mm ऑफ मर्करी, 159 mm ऑफ मर्करी। और PCO2 होता है 0.3 mm ऑफ मर्करी। बाकी जगहों पर मैं अभी बताता हूं आपको, ठीक है। तो बाकी जगहों पर हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो देखो साइट में हम किसको किसको कंपेयर कर रहे हैं। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, यहां पे मैं लिख रहा हूं पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का। क्लियर है? और अब देखो कितनी कितनी वैल्यूज आती है ये, हाउ मच आर दीज वैल्यूज। तो एल्वियोलाई के अंदर जो हमें मिलता है इट इज 104 mm ऑफ मर्करी, 104। और एल्वियोलाई के अंदर CO2 का जो हमें पार्शियल प्रेशर मिलता है दैट इज 40 mm ऑफ मर्करी। तो सर ये बता क्यों रहे हो भाई? देखो क्यों बता रहा हूं, अभी क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन है 40 और CO2 है 45। ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है 95 mm ऑफ मर्करी और PCO2 है 40 mm ऑफ मर्करी। और टिश्यूज के अंदर अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन होता है 40 mm ऑफ मर्करी और
CO2 होता है 45 mm ऑफ मर्करी। तो ये वैल्यू है कुछ इस तरीके से। और देखो हम ये बात ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि भाई जो गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है वो हमेशा हाइयर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ होता है, हाइयर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ होता है। आ गई बात समझ में? तो हाइयर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ जब होगा किसी भी गैस का ट्रांसपोर्ट, तो देखो किस तरीके से काम करेगा। अब हमें पता है बेटा, हार्ट जब बीट करता है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजता है एल्वेलाई के पास, लंग्स के पास। तो देखो जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एल्वेलाई पे पहुंचेगा तो ऑक्सीजन एल्वेलाई में ज्यादा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कम है, तो ऑक्सीजन किस में आ जाएगा बेटा? एल्वेलाई से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का फ्लो देखो उल्टा होगा, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है और ऑक्सीजन और एल्वेलाई में कम है। ये बात समझ आती है? तो ऑक्सीजन यहां से इधर और कार्बन डाइऑक्साइड यहां से इधर, ठीक है। तो जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एल्वेलाई पे पहुंचेगा ऑक्सीजनेशन के लिए, हम बोलते हैं ना कि इम्प्योर ब्लड को जो हार्ट है वो लंग्स के पास भेजता है प्योरिफिकेशन के लिए, तो वो यही तो प्योरिफिकेशन हो रहा है। क्या प्योरिफिकेशन हो रहा है? एल्वेलाई से ऑक्सीजन अंदर आ रही है और CO2 जो है ब्लड से वो बाहर जा रहा है। अच्छा, अब अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमने भेजा था और ऑक्सीजन अंदर आ ही गया, तो अब वो डीऑक्सीजनेटेड थोड़ी ना बोलेंगे उसे, अब वो क्या हो गया बेटा? अब वो ऑक्सीजनेटेड बन चुका है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन चुका है क्योंकि ऑक्सीजन एल्वेलाई से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आ गया है और कार्बन डाइऑक्साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से एल्वेलाई में चला गया। तो अब वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, अब उसी को हम क्या बोल रहे हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योरिफाइड ब्लड। अब वो प्योर हो गया है, ऐसा करके बोलते हैं हम। अब इसको देखो, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर जाएगा? ये वापस हार्ट में आएगा और हार्ट इसे पंप करेगा बाकी के ऑर्गन्स में, बाकी के टिश्यूज में। तो जब ये अब टिश्यू के पास जाएगा तो देखो 95 है, टिश्यू के पास 40 है, अगेन ऑक्सीजन विल एंटर इनटू टिश्यूज। अरे समझ में आया कि ऑक्सीजन टिश्यूज में क्यों गया? क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो ऑक्सीजन लेकर जा रहा है उसके पास ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, टिश्यू के पास कम है। और हमें तो पता है कि गैसेस हमेशा हाइयर से लोअर की तरफ जाती, लेकिन टिश्यूज के अंदर देखो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहां से CO2 बाहर आ जाएगा और ऑक्सीजन अंदर चला जाएगा। ये बात समझ आती है ना? तो बिल्कुल वही प्रिंसिपल्स जो हमने पढ़े हैं उन्हीं के हिसाब से यहां पर एक्सचेंज हो रहा है। तो क्या क्या हुआ? पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब लंग्स पे आया तो एल्वेओलाई के अंदर से ऑक्सीजन आ गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड चला गया एल्वेओलाई में। तो अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड नहीं रहा, अब ये बन गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन इतना दिख रहा है तुम्हें 95 के आसपास, जिससे वापस से हार्ट पंप करके टिश्यूज में भेजेगा। टिश्यूज में ऑक्सीजन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगा और ऑक्सीजन टिश्यूज के अंदर चला जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रोसेस, बिल्कुल सिंपल प्रिंसिपल पे काम करने वाला प्रोसेस है और यही ऐसे ही होता है हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो आई रियली होप कि ये बात आपको बेटा समझ में आ रही होगी, है ना? तो इट इज वेरी सिंपल। तो मैं इसको एक काम करता हूं, एक डायग्रामेटिकली इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं, ठीक है? लेट मी रिप्रेजेंट इट डायग्रामेटिकली। तो जैसे मान लो कि हमारे पास ये एक एल्वेओलाई है, मान लो कि ये एल्वेओलाई है और इस एल्वेओलाई के पास अपना स्क्वामस एपिथेलियम है, ठीक है? तो ये स्क्वामस एपिथेलियम है। अब आप तो बस पार्शियल प्रेशर पे ध्यान देना बेटा कि मूवमेंट जो है गैसेस का वो अकॉर्डिंग टू पार्शियल प्रेशर हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये एल्वेओलाई है और यहां पे कहीं हम मान लेते हैं कि भाई ये कोई टिश्यू भी है हमारा, मान लेते हैं कि टिश्यू है, उसके सेल्स हैं, ठीक है? तो सपोज दीज आर टिश्यूज, इस तरीके से। अब टिश्यूज से हार्ट के थ्रू जो ब्लड है वो कहां आएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के थ्रू, हार्ट की मदद से इट विल बी ट्रांसपोर्टेड, इट विल बी ट्रांसपोर्टेड टू कहां पे? लंग्स में, ठीक है? तो ये एल्वेओलाई के पास आ गया, ये रहा एल्वेओलाई के पास आ गया, ठीक है?
और इस तरीके से तुम देख पा रहे हो। ठीक है ना। और यहां पर ये कैपिलरी नेटवर्क बन गया। अब ये बात बिल्कुल एविडेंट है कि कैपिलरी नेटवर्क वापस से जब रीयूनाइट होगा तो यहाँ पर लंग्स पे तो बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आएगा। तो मैंने ये जो रेड से बनाया है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो कि अगेन हार्ट की मदद से किधर पहुंचेगा, ये वापस पहुंचेगा हमारे टिश्यूज के पास। ठीक है, तो ये वापस पहुंचेगा टिश्यूज के पास। ये रहा। अब बिल्कुल आराम से ध्यान से देखना, समझ में आएंगी सभी बातें। ठीक है, तो यहां पे ये रहा। तो अब हम देखते हैं थोड़ी बहुत चीजें, जैसे कि हमें पता है कि जो हमने इनहेल की थी जो एयर एटमॉस्फेरिक एयर, उसके अंदर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का था 159 mm ऑफ मर्करी और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का था 0.3 mm ऑफ मर्करी। एल्वेलाई के अंदर क्योंकि कंटिन्यूअस रिलीज हो रहा है ऑक्सीजन का, तो PO2 हो जाता है 104 और PCO2 हो जाता है 40। ठीक है, तो ये किसकी बात हो गई, ये हो गई एल्वियोलर एयर की बात, एल्वियोलर एयर। लेकिन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है बेटा, सॉरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है जो, तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसके अंदर ऑक्सीजन पी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना था 40 और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कितना था 45। तो यहां देखो कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड कंपैरेटिवली कम है और ऑक्सीजन ज्यादा है। तो यहां होगा क्या एग्जैक्टली, तो यहां CO2 तो बाहर चला जाएगा लेकिन ऑक्सीजन अंदर आ जाएगा। और जैसे ही ऑक्सीजन अंदर आएगा, अब ये ब्लड कौन सा बन गया, ये बन गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर का है 95 mm ऑफ मर्करी, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का है वापस से 40। ठीक है, अब टिश्यूज की बात अगर हम करें तो टिश्यूज वाले रीजन में, टिश्यूज वाले एरिया में पहुंच के, जैसे मान लो टिश्यूज है हमारे, तो टिश्यूज के पास तो कंटिन्यूअसली कार्बन डाइऑक्साइड बनता ही जा रहा है, तो यहां पर 45 है और ऑक्सीजन कंटिन्यूअसली यूज होता जा रहा है, तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम है 40 है, 40 mm ऑफ मर्करी। तो यहां क्या होगा, अब देखो कंपेयर करके, ऑक्सीजन यहां ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे ज्यादा, दिख रहा है, ऑक्सीजन यहां ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे ज्यादा। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में दोबारा से वैसा ही चेंज देखने को मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल के इसके पास जाएगा और ऑक्सीजन यहां से निकलकर अंदर आएगा। तो अब ये CO2 रिच हो गया, यानी कि वापस से क्या बन गया, कौन सा ब्लड बन गया, डीऑक्सीजनेटेड। वापस से जैसे CO2 इसमें गया, ऑक्सीजन बाहर आया, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में कन्वर्ट हो चुका है, डीऑक्सीजनेटेड। अब किसको कहां भेजेंगे, इसको दोबारा से भेजेंगे लंग्स के पास। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है बेटा, ये सिंपल सा प्रोसेस है जो हम पढ़ते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल। ठीक है, तो आई रियली होप कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। और हमारी ये पूरी कंप्लीट सीरीज है बेटा, जिसके अंदर हम पूरा नीट का सिलेबस कवर करने वाले हैं। वी आर स्टार्टिंग विद ह्यूमन फिजियो, ब्रीदिंग, अभी चैप्टर चल रहा है। और अगर आपको बाकी की सीरीज देखनी है तो अब ये पार्ट 1 से लेकर 5 तक ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, आप उसको कंप्लीट देखिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कुछ अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अपने वैल्यूएबल जो बातें हैं उनको कमेंट कर सकते हैं, सजेशंस को। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि यू आर रियली लाइकिंग दिस सीरीज। सो थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग। और हमने बहुत जल्दी ही 100 सब्सक्राइबर्स का जो
एक नंबर होता है वो भी हमने क्रॉस कर लिया है, तो रियली थैंकफुल फॉर दैट। और ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहे चैनल को, ठीक है। थैंक यू सो मच। विद दिस आई विल टेक अ लीव फॉर नाउ, और इसके आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। ओके, सो गॉड ब्लेस, टेक केयर।